आप लोगों का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने से पहले आप थोड़ा पुराने चैप्टर पे जाओ। वहाँ पे हमने देखा था कि सेल है, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स थे, राइट। अब हमें क्या देखना है कि ये सेल्स की वजह से किस तरीके से मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर निकल के आया। तो हमारे पास सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी में क्या बोला गया था कि जितनी भी सेल्स हैं वो सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आती हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें यही समझ में आना चाहिए कि भाई अच्छा सेल है, सेल ही आगे जाके डिवाइड करती है और फिर जाके हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है। एग्जाम्पल, हमारे पास जाइगोट बना, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर आगे जाके पूरी बॉडी बनती है, राइट। तो एक तरीके से हमारे पास सिंगल सेल नहीं तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना है ना, तो इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। क्लियर। अब सेल कैसे डिवाइड करेगा, अब डिवीज़न उसे करनी है, इसका मतलब उसकी खुद सेल के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मानो ये सेल है, इसने अंदर साइटोप्लाज्म इसके पास बहुत सारा है, फिर जाके ये 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करेगा, राइट। मतलब इसके पास पहले खुद कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तभी आगे ये डिवाइड करेगा। तो पहले सेल ग्रोथ करता है, ठीक है, सेल की ग्रोथ होगी, देन होगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब सुनो, अब सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म थोड़ी ना होता है, न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होता है। सो भाई अगर इसको 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना है तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम क्या भेजेंगे, डीएनए भी तो भेजेंगे ना, तो डीएनए की कॉपी करवाएंगे। सो हमारे पास क्या हो गया भाई, सेल ग्रोथ होगी पहले, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब सेल के साथ साथ क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो उनकी भी डुप्लीकेशन होगी, राइट। तो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सुनो, अब देखो ये मानो एक सेल है, इस सेल के अंदर मानो पहले ग्रोथ हुई, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह वही जो हुआ, फिर इसने आगे डिवीज़न करना स्टार्ट किया, तो ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हुई। फिर सेम ये वाली भी ऐसी करेगी, तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुई, सेम ये वाली भी कंटिन्यू करेगी। तो इससे क्या हुआ, एक सेल से हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बनता है ना। तो हमारे पास एक सिंगल सेल नहीं तो बहुत सारी सेल्स बना दी। तो वो जो थ्योरी बोली गई थी कि यानी जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। क्लियर। तो सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं भाई, पहले वो ग्रोथ करेगी, फिर वो डिवाइड करेगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे मोटे कितने भी बड़े की ना हो, वो सभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से, ठीक है। सो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पहले ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन। पहले सेल अपने अंदर ग्रोथ करेगी, साइटोप्लाज्म बढ़ाएगी, फिर जाके वो क्या करेगी, हमारे पास डिवाइड करेगी, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगी। तो सारी सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं कैसे, अपने आप को डिवाइड कर देती हैं। यानी एक पेरेंटल सेल है, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये वाली भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, ये वाली भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो देखो हमारे पास एक न्यू सेल की पॉपुलेशन निकल के आ गई है, ठीक है। कैसे भाई, एक सिंगल पेरेंट ने पहले किया ना, तो सिंगल पेरेंटल सेल के थ्रू और उसकी प्रोजेनिस के थ्रू हमारे पास न्यू सेल पॉपुलेशन दिख गई। क्लियर। तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डिवीज़न हमारे पास एक ऐसी साइकिल है जिसकी वजह से एक सिंगल सेल ह्यूज मिलियंस ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर हुआ। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। तो सुनो, सेल डिवाइड करती है, हाँ जी, कैसे, अपने पहले जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, ठीक है। अब सेल के अंदर सिर्फ जीनोम तो नहीं होता, डीएनए तो नहीं होता, हमारे पास कुछ ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो उन सब की डिवीज़न होगी। क्लियर। तो सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। डिवीज़न ऑफ सेल के टाइम पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर सेल ग्रोथ होगी। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं अब ये कोऑर्डिनेट वे में होनी ज़रूरी है, ताकि हमारे पास अच्छे से डिवीज़न हो सके और उन सेल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, जीनोम भी उन सभी के अंदर आए। क्लियर। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो गए ना, जिसमें सेल अपने आप को डुप्लीकेट करेगी, क्या डुप्लीकेशन हो रहा है, जीनोम का हो रहा है, डीएनए का, और वो ऑर्गेनेल्स भी बना रही है सेल के अंदर। तो ये सारी प्रोसेसेस को हम बोलेंगे सेल साइकिल। क्लियर। तो सेल है भाई, सेल क्या करेगी, अपने जीनोम को भी डुप्लीकेट करेगी, ठीक है, और अपने ऑर्गेनेल्स को भी डुप्लीकेट करेगी, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। अब ये होता क्यों है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू हमारे पास ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है
कॉन्टिन्यू प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन डीएनए का जो सिंथेसिस है स्पेसिफिक स्टेज पे होगा सेल साइकिल में, ऐसा नहीं कि हमेशा होता रहे, क्लियर। तो वो जो फेज़ होता है वो होता है एस फेज़, मैं आपको भी आगे समझाऊंगी, ठीक है। बाकी सारे इवेंट्स हमारे पास जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं, क्लियर। अब देखो, अब देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे पहले सुनो, हमारे पास जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है जैसे कि ह्यूमन, तो अगर कोई सेल्स हमारी कोई ख़राब हो जाए तो वो 24 आवर में अपनी एक और सेल की कॉपी बना देती है, ठीक है। और अगर मैं ईस्ट की बात करूँ, जबकि ये भी यूकैरियोटिक है, लेकिन फिर भी ये 90 मिनट के अंदर अपनी ही जैसी सेल को जन्म दे देता है ना। तो देखो हमारा 24 आवर एक दिन लेगा पूरा, और इसका सिर्फ 90 मिनट के अंदर ये एक अपनी जैसी कॉपी बना के दे देता है, क्लियर। अब सेल साइकिल को हम दो फेज़ में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज़, एम फेज़, ठीक है। अब ये फेजेस ऑफ सेल साइकिल के हम अंदर जाने वाले हैं। अब सुनो, प्रेटरी फेज जिसको बोलेंगे इंटरफेज़। एम फेज़ क्या है, जहाँ पे रियल में सेल की डिवीज़न होने वाली है, जिसको माइटोसिस फेज़ बोलेंगे, क्लियर। तो अब हमारे पास इंटरफेज़ के अंदर भी 3 फेज़ होते हैं। नंबर 1 G1, फिर एस फेज़, फिर G2 फेज़। G1 और G2 फेज़ का मतलब है गैप फेज़, है ना। इसको गैप 1 गैप 2 करके बोलते हैं। अब G1 के अंदर भी और G2 के अंदर भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल अपने आप को ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर रही, मतलब कि डीएनए का यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, वो खुद अपने आप अंदर क्या कर रही है, एक्टिवली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेल की ग्रोथ हो रही होती है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही होती है, क्लियर। एस फेज के अंदर हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है साथ में। अब मुझे आगे जाके क्या बनवानी है, सेल्स बनवानी है, तो मेरे को वहाँ पे सेंट्रियोल्स का भी करवाना पड़ता है डुप्लीकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन प्लस सेंट्रियोल भी बन गए हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल, आप लोगों को पेपर देना है तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप रिवीजन करोगे, है ना, पहले आप उसको अच्छे से रटोगे, क्लियर। तो यहाँ पे सेल की ग्रोथ होनी है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जाम यहाँ पे आप नहीं दे रहे हो, यहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे पेपर दोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया तो आप क्या करोगे, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करोगे। अब जो भी मिस्टेक निकली होगी उसको आप G2 फेज में देखोगे कि अच्छा अगर ये कमी रहेगी तो हम ये कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेल की ग्रोथ हो रही है दोबारा से, ताकि अब जो आप रियल वाला जो एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी जो कमी रहेगी होंगी उसकी आपकी सेल वहाँ पे वो कवर अप कर रही होगी, और एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्लियर। तो सेल की ग्रोथ हुई, साथ में एक प्रोटीन बन के आया, तो ये है इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये होता है एम फेज। अब शादी तो एक दिन की भी नहीं होती, मतलब 3-4 घंटे की है, लेकिन तैयारियाँ तो आप बहुत पहले से कर रहे होते हैं ना। तो अब इसको कैसे लर्न करेंगे, जो इंटरफेज होता है वो हमारे पास 95% है, जबकि जो एम फेज है वो सिर्फ 5% है ना। तैयारियाँ तो आपने बहुत टाइम से कर रहे हो ना, लेकिन शादी तो आपकी एक दिन में हो जानी है। तो ये एक तरीके से हमारे पास इंटरफेस एम फेज यहाँ पे मैंने समझाया है, क्लियर। अब सुनो, अब जो एम फेज है वो हमारे पास एक्चुअली वहाँ पे सेल की डिवीज़न हो रही है, ठीक है। एम फेज हमारे पास कैसे होगा, देखो पहले ये देखो इंटरफेस, फिर एम फेज, फिर इंटरफेस, फिर एम फेज। तो यहाँ पे लिखा है इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू एम फेज। देखो मानो पहले इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया, फिर इंटरफेज आया, फिर एम फेज आया। तो इंटरफेज तो हमारे पास एम फेज के बीच में रहा ना, तो यहाँ पे लिखा है द फेज बिटवीन टू एम फेज इज नोन एज इंटरफेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल मानो आपके पास 24 घंटे की कोई सेल साइकिल है, लाइक आपके पास कोई ह्यूमन चीक सेल हो गई, ठीक है। वो 24 घंटे में से 23 घंटे तो क्या करेगी, तैयारियां करेगी, वही G1, फिर S, फिर G2 फेज होगा, और बाकी जो हमारे पास 1 घंटा बचा उसके अंदर वो करेगी सेल डिवाइड, क्लियर। तो हमारे पास सेल डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए होगी, 95% तो उसने तैयारियों में ले लिया है टाइम, क्लियर। एम फेज हमारे पास रियल फेज है जहाँ पे रियल में डिवीज़न होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो अब हम न्यूक्लियस की डिवीज़न करवाएंगे पहले। तो जो न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो पहले हम करवाते हैं कैरियोकाइनेसिस, देन क्या करवाएंगे हम, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीज़न, साइटोप्लाज्म। देखो मानो ये सेल है, तो पहले हम क्या कराएंगे, न्यूक्लियस को
डिवाइड करवाएंगे, तो एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करवा देंगे, हम साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करवा देंगे, जिससे एक सेल इधर आ जाए, एक सेल इधर आ जाए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियस की डिवीजन को बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। अब ये हमारे पास चाहे सेल ग्रोथ हो या डीएनए रेप्लिकेशन हो, ये दोनों ही ऑर्डरली मैनर के अंदर होने चाहिए। तो देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, अब समझा देते हैं। G1 फेज के अंदर हमारे पास सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, आप लोग अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज का नाम ही सिंथेसिस है, यानी कि कुछ ना कुछ वो चीज़ें बना रहा है अलग से, तो डीएनए की यहाँ पे सिंथेसिस होगी, साथ में हमारे पास सेंट्रियोल की भी फॉर्मेशन होती है, याद रखोगे। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की क्या है कि हमारे पास मानो एक फ़ोटोकॉपी की एक मशीन होती है एग्जाम्पल, तो आप एक पेपर रख रहे हो, उसके अंदर प्रिंटर से निकल के आएगा सेम उसी के तरीके का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, मानो यहाँ पे 2 लेटर लिखे थे, यहाँ पे भी 2 लेटर की फॉर्मेशन आएगी, एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे भी ए बी आएगा, यानी कि हमारे पास लेटर्स तो सेम रहे ना, लेकिन पेजेस तो हमारे पास डबल हो गए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, देखो यहाँ पे जो डीएनए होता है, अब डीएनए को आप कैसे मानोगे, जैसे पेज था यहाँ पे ए बी लिखा है, दूसरे पेज पे भी क्या लिखा है ए बी, यानी कि हमारे पास डीएनए तो क्या हो गया है, डबल हो गया है। भाई पेज तो डबल हो गया ना, लेकिन हमारे पास क्रोमोजोम तो सेम है। मेरे अंदर 46 क्रोमोजोम है, आगे भी तो 46 क्रोमोजोम ही जाएंगे ना, तो यानी कि क्या है हमारे पास 2n, आगे भी 2n ही रहेगा, क्रोमोजोम हमारे पास सेपरेट ही रहने वाले हैं। ए बी था, इधर भी ए बी ही लिख के आया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ और लेटर लिख के आ गया हो, तो क्रोमोजोम हमेशा सेम रहेंगे, जबकि डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। अब क्रोमोजोम को हम कैसे याद रखते हैं, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोजोम होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन यहाँ बोलूँगा कि क्रोमोजोम यहाँ पे 2 हो गए, नहीं, ये एक यहाँ पे इसके साथ एक सिस्टर क्रोमैटिड एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर है, तो याद रखेंगे डीएनए डबल होता है, क्रोमोजोम सेम ही रहेंगे, ठीक है। 23 पेयर्स ही हमारे अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। सो एनिमल सेल के अंदर इसके अलावा हमारे पास डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही गया, साथ साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स हमारे पास सिंथेसाइज्ड होते हैं फॉर माइटोसिस। प्रोटीन कौन सा होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, ठीक है, और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू करती ही रहती है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने G1 पढ़ लिया, एस फेज पढ़ लिया, G2 पढ़ लिया, अब हम जाएंगे एम फेज में। एम फेज में फर्दर 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर जब यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ना पर्पल वाला, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे। कैरियो मतलब हम यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन करवाएंगे, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फिर हम साइटोकाइनेसिस करवाएंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब फिर सेल की डिवीजन करवाएंगे, ठीक है। तो अब सुनो, कुछ हमारे पास सेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, लाइक हार्ट सेल जो कि डिवीज़न ही नहीं करती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जो कि हमारे पास रिप्लेस हो जाती हैं अगर बाई चांस कभी कोई इंजरी हो गई, सेल डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो कि G1 फेज में तो कंटिन्यू थी, लेकिन G1 फेज़ के बाद ना तो वो एस फेज़ में आई, ना ही वो G2 फेज़ में आई, इसका मतलब उन्होंने वहाँ से क्विट कर दिया गेम। अब वो क्या करेंगे, डिवीज़न करती ही नहीं है, तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या फिर G0 स्टेज। क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल हमारी ख़त्म हो गई है, सेल ख़त्म नहीं हुई है, वो बस डिवीज़न नहीं कर रही है, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव है, राइट। जैसे हमारे पास इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, अब बेबी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है वो मर जाएंगे, वैसे तो वो एक्टिव है ना, सो मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव, बट कोई भी प्रोलिफरेशन वहाँ पे नहीं होगी। क्लियर। अब हमारे पास एनिमल्स के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है ना, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस चल रही होती है, एग्जाम्पल है मेल हनी बी, ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो फिर भी वो माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस हमारे पास मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट जो सेल के अंदर होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है हमें पता होता है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट के अंदर भी और प्रोजेनी के अंदर भी सेम होगा। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो आपके प्रोजेनी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्वेशनल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है।
माइटोसिस को हम लोग 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो न्यूक्लियर के डिवीजन करवाने के लिए हमारे पास 4 फेजेस होता है टोटल। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। ये चारों के चारों में फेज पढ़ने पड़ेंगे। अब न्यूक्लियर डिवीजन के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन करवाने के लिए जो हमारे पास जो टर्म होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये काफ़ी क्लियर कट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखते हैं प्रोफेज। तो सबसे पहले ना इसको मैं आपको एक ट्रिक से सिखाना चाहूँगी, समझना। प्रोफेज को मान के चलो आप लोग सुबह सुबह जैसे कि अभी तैयार होने की कोशिश करोगे स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो ये है अर्ली प्रोफेज। यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो धागे की तरह पड़ा हुआ है, यानी कि वो अच्छे से कंडेंस नहीं हुआ है। जैसे कि आप जब सुबह सुबह उठते हो तो अच्छे से थोड़ी ना आप लोग रेडी हो, ठीक है। तो सुबह सुबह क्या होगा, आप धीरे धीरे तैयार होना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, वो अब क्रोमोजोम के अंदर चेंज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो अर्ली प्रोफेज ये है, लेट प्रोफेज ये है। सो प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या हुआ, जो क्रोमोजोम था वो कब बना, जब क्रोमैटिन ने कंडेंसेशन स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन था वो मेरे पास हल्का हल्का क्रोमोजोम की तरह शेप लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब दोबारा आगे चलते हैं। अब जैसे आप लोग रेडी हो जाते हो तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो क्या होगा, हम इधर उधर से इधर वाले कमरे से भाग भाग के आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर में टेबल दिखेगी हमारे पास, हम खाना खाएंगे यहाँ पे। तो मान के चलो अब जो मेरे पास जो क्रोमोजोम थे वो इक्वेटर पे आके, यानी बिल्कुल बीच में आके सारे के सारे क्रोमोजोम लाइन कर गए हैं, ठीक है। सेंट्रियोल को मैं बाद में बताऊंगी, भी फिलहाल मैं आपको यही समझा रही हूँ, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, अब जैसे आप लोगों ने खाना वाना खा लिया, लंच वंच आपने पैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, आपकी बस आ जाएगी आपको पिक करने। तो एक बच्चा इधर चले जाएगा, एक बच्चा इधर चले जाएगा, यानी कि मेरे पास जो क्रोमोजोम थे, ऐसे करके जो क्रोमोजोम थे, सो एक क्रोमोजोम इधर आ गया, दूसरा क्रोमोजोम इधर आ गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। एक अपने स्कूल चला गया एक बच्चा, दूसरे स्कूल दूसरा बच्चा चला गया, क्लियर। टीलोफेज के अंदर क्या हो गया, बिल्कुल डिवीजन हो गई भाई, अब आप अपने स्कूल में पहुंच चुके हो। तो इस तरीके से हम लोग माइटोसिस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुनो, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर मिलता है। इमेजिन करो ऐसे हमारे पास सेल है, ठीक है। यहाँ पे अब धीरे धीरे मेरे पास ये जो क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो गया, जो क्रोमैटिन था वो क्रोमोजोम बनना स्टार्ट हो गया, सजना सा बनना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स और नीचे भी बैठे रहते हैं, यानी अपोजिट पोल्स पे बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स। अभी ये अपने अपने अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अभी ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 2 स्टेजेस हुई, 2 यहाँ पे चीज़ें हुई। नंबर 1 क्या हुआ, जो क्रोमोजोम था वो कंडेंस हो गया, यानी क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया। दूसरा, जो सेंट्रियोल्स थे ना वो अपोजिट पोल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तीसरा, मेरे पास जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे डिसअपियर हो चुके हैं। यहाँ पे ना कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे नहीं है। देन अब मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज में क्या होता है भाई, अब धीरे धीरे आप लोग क्या करना स्टार्ट करोगे, आपने रेडी हो गए, अब आप लोग भागोगे अपने रूम से बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखो अब मेरे पास यहाँ क्या होगा, आप लोग अब धीरे 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 एक प्लेट पे आके, है ना, आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाओगे, वहाँ पे आप लोग लंच ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमोजोम थे ना, और ये तो यहाँ पे थे। अब ये देखो एनाफेज मेटाफेज में लोग बीच में आके अरेंज हो गए हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स थे, अब इन सेंट्रियोल्स ने क्या करना स्टार्ट किया, देखो ऐसे था हमारे पास सेल, यहाँ पे मेरे पास अब ये क्रोमोजोम इस तरीके से आके मेटाफेज यानी बीच में आके अरेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। इधर भी बैठे हैं सेंट्रियोल्स, इधर भी, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ अटैच होते हैं मेरे पास, उसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। पहले ये चीज़ समझ लेना। अब ये ना स्पाइडरमैन की तरह रेस बाहर निकालते हैं, कैसे, इस तरीके से फाइबर्स बाहर निकालते हैं, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स। तो अब इन सेंट्रियोल्स ने क्या किया, यहाँ पे जो इधर उधर जो घूम रहे थे क्रोमोजोम, उनको पकड़ के सेंटर में अलाइन कर दिया। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेरे पास स्पिंडल फाइबर की मदद से सारे जो क्रोमोजोम है वो सेंटर में आते हैं। अब ये सेंटर में कैसे आते हैं, सुनो, ऐसे मेरे पास होता है क्रोमोजोम, ठीक है। बीच में होता है सेंट्रोमियर और इधर की तरफ एक पोर्शन होता है काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर को पकड़ा है मेरे स्पिंडल फाइबर ने। जैसे कि यहाँ पे ये जो थे ना सेंट्रियोल्स, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रेज जो स्पिंडल फाइबर थे, उस स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है जाके काइनेटोकोर से, फिर काइनेटोकोर ने पकड़ के उनको सेंटर में लेके आया, समझ में आया। तो काइनेटोकोर से अटैच हुआ मेरे पास स्पिंडल फाइबर, तब जाके ये सारे के सारे क्रोमोसोम मेरे पास सेंटर में अलाइन हुए, ठीक है। अब एनाफेज क्या है? एनाफेज में आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आप लोग बैग लेके रेडी हो गए, आपकी बस आएगी आपके घर पे आपको पिक करने। तो एक बच्चा इधर की तरफ आ जाएगा अपनी बस की तरफ, एक बच्चा दूसरी बस की तरफ चले जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, सुनो, मेरे पास जो स्पिंडल फाइबर थे यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे वो रेज वगैरह ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे, और यहाँ पे था मेरे पास क्रोमोसोम। अब इन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर को यहाँ से पकड़ा, ठीक है, सेम इसने भी इसको यहाँ से काइनेटोकोर को यहाँ से पकड़ा। अब ये इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, यानी ऐसे थे मेरे पास यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है, एक को तो इधर वाला स्पिंडल फाइबर ले गया और दूसरे वाले को इधर वाला स्पिंडल फाइबर ले गया, यानी कि अपोजिट पोल में मेरे पास लेके चले गए स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मेरे पास क्रोमोसोम इस तरीके से था, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर था, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर था वो सेम था, समझना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुए तो सेंट्रोमियर भी क्या होगा, वो भी स्प्लिट होगा। ए भाई, एक इधर आ गया, एक इधर भी चला गया, एक इधर आ गया, तो सेंट्रोमियर कितने बन गए, 2, यानी कि मेरे पास क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो चुका है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में यहाँ का जो मटेरियल वो सारा का सारा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ आने लगेगी, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जो चले गए थे प्रोफेज के अंदर, वो सारे के सारे प्रोफेज के अंदर जो चले गए थे वो टीलोफेज में वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सुनो, अब मैंने कोशिश की आपको अच्छे समझाने की, अब एक बार रीड भी कर लेते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हुआ, हाँ जी हमने देख लिया। सेंट्रियोल्स थे वो अरेंज होने लगे, एक ऊपर की तरफ जाने लगा, एक नीचे की तरफ जाने लगा, ऑर्गेनेली सारे डिसअपियर हो गए। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने काइनेटोकोर से अटैच करके, यहाँ से अटैच करके इन सबको सेंटर में लाने की कोशिश की, ठीक है। सो क्रोमोसोम अलाइन हो गए मेटाफेज प्लेट पे आके विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है भाई, जो सेंट्रोमियर थे वो स्प्लिट हो गए। जैसे ये था मेरे पास क्रोमोसोम, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, कौन, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो क्रोमोसोम का नंबर वो क्या हो गया, डबल हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोला है भाई, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर सारी चीज़ें उल्टी होंगी, जो प्रोफेज में हुआ था वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज सारे चले गए थे, यहाँ पे ऑर्गेनेलीज वापस से रीअपियर हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम का जो मटेरियल था वो सारा का सारा अपोजिट, देखो यहाँ पे जो ये बने थे ये सारे इधर की तरफ आ गए, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो ये अपोजिट पोल पे चले गए। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी, खत्म होने वाली थी, और यहाँ पे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन गई। तो ये होती है मेरे पास माइटोसिस। सो माइटोसिस के अंदर 4 फेज होते हैं। नंबर 1 मेरे पास क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर पढ़ लेते हैं प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमेटिन मटेरियल सजना सवरना स्टार्ट किया उसने, क्या बन गया, वो क्रोमोसोम बन गया, और जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने ऊपर नीचे जाने की कोशिश की, अपोजिट पोल्स पे वो लोग जाने लगे। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ भाई, स्पिंडल फाइबर ने इन काइनेटोकोर को पकड़ के सेंटर में अरेंज कर दिया, इसको बोलेंगे मेटाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ, काइनेटोकोर यानी जो स्पिंडल फाइबर था उन्होंने काइनेटोकोर को इधर उधर से खींचा, एक ने अपनी तरफ खींचा, एक ने अपनी तरफ खींचा, तो मेरे पास जो सेंट्रोमियर वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो गया यहाँ पे, क्लियर। टीलोफेज में क्या हुआ भाई, अलग अलग सेल बन गई, एक सेल इधर बन गई, एक सेल इधर बन गई, तो इस तरीके से मेरे पास माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्लियर। तो देखो अब एक बार देख लेते हैं प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, क्या बनाया उन्होंने, क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम हमारे पास कैसे अटैच है, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर, अभी मैंने आपको दिखा दिया। सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल्स वो सारे अपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रोसोम क्या करेंगे, हमारे पास एस्टर्स निकालते हैं, देखो ये थी मेरे पास सेल, यहाँ पे थे मेरे पास सेंट्रियोल्स, ठीक है। पीछे की तरफ जो रेज निकली उनको बोलते हैं एस्टर, और बीच में जो निकल रही थी दोस्तों उनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने पास मेटाफेज। देखो हाँ एक लाइन और देख लो यहाँ पे, प्रोफेज के अंदर हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें
डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे देखो धागे की तरह है, यहाँ पे हल्की हल्की शेप उन्होंने लेनी स्टार्ट की है। लेट प्रोफेज ये है। मेटाफेज देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, क्रोमोसोम जो थे वो पूरे के पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए। दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो एक इधर एक इधर एक इधर, पूरे के पूरे में फैल गए हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमैटिड एक दूसरी क्रोमैटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कैसे पकड़ रखा है इनको? सेंट्रोमियर की मदद से। साइड में एक और क्या होती है? डिस्क, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। काइनेटोकोर क्या हेल्प करती है? स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में वो हेल्प करती है। ठीक है, अब सुनो, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुए। देखो ये रे स्पिंडल फाइबर, एक बार क्लियर करके देख लो। ये देखो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हुए काइनेटोकोर से, फिर ये इसको अपनी अपनी तरफ यहाँ पे मेटाफेज में अरेंज करेंगे। क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर पे मूव कर गए, सारे के सारे मेटाफेज प्लेट पे आके टिक गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज देखो, हमारे पास यहाँ पे मेटाफेज प्लेट जो थी वो स्प्लिट हो गई। एनाफेज में क्या हुआ? ये इधर की तरफ भाग गए, भाई क्रोमैटिन टूट गया ना, सेंट्रोमियर ऐसे था क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर टूट गया। अब एक इधर आ गया, एक क्रोमोसोम उधर चला गया, तो यहाँ पे नंबर भी हमारे पास डीएनए का डबल हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास दो डॉटर क्रोमैटिड यहाँ पे बने, तो उनको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट पोल्स पे भागना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ कैसे होगा? आर्म्स जो होंगी क्रोमोसोम की वो आगे की तरफ होंगी, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोमैटिन ऐसे था क्रोमोसोम, एक को इधर खींचना एक को उधर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? पीछे की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है ना, तो पीछे क्या होगा? आर्म्स तो हमारे इधर की तरफ है। ठीक है, सेंटर की तरफ, और यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोल्स, तो इनका जो बीच का जो पार्ट है वो किसकी तरफ है? सेंट्रियोल्स की तरफ है। क्लियर? तो देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, देख लिया। क्रोमैटिड अब अपोजिट पोल्स की तरफ भागेंगे। देखो ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, तो एनाफेज के अंदर ये हुआ। कैसे? मेटाफेज प्लेट टूट गई, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, वो भी स्प्लिट हो गया। टीलोफेज में देखो, यहाँ पे फाइनल स्टेज आई कैरियोकाइनेसिस की। यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें डिकंडेंस हो गई हैं, सब ने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है। ठीक है, तो देखो नंबर 1, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया? डेवलप हो चुका है। देखो इधर भी न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कितनी डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बन गई? 2 डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आ गई। जो प्रोफेज के अंदर जो ऑर्गेनेलिस खत्म हो गए थे वो यहाँ पे रीअपियर हो गए। ठीक है, अब आता है साइटोकाइनेसिस। सुनो, अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब हमारे पास डिवीजन होगी किसकी? साइटोप्लाज्म की। ठीक है, अब सुनो, माइटोसिस के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। उन 4 फेजेस में क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी। क्लियर? यानी कि एक सेल से मेरे पास क्या हुआ? एक सेल के अंदर पहले इतना था जो भी न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनवा दिए, इसको कहा हमने कैरियोकाइनेसिस। क्लियर? अब हमें क्या करवाना है? साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये दोनों सेल्स अलग होंगी। ठीक है, सो माइटोसिस में हमारे पास सिर्फ डुप्लीकेटेड नहीं होता है क्रोमोसोम, यानी उसका सिर्फ ये नहीं कि हम डुप्लीकेशन करवा के छोड़ देंगे न्यूक्लियस के अंदर। हम क्या करवाएंगे? अब उन 2 डॉटर सेल्स को सेपरेट करवाने के लिए हमें साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन करवाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर? अब साइटोकाइनेसिस भी प्लांट के अंदर अलग तरीके से होता है, एनिमल के अंदर अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब सुनो एनिमल के अंदर क्या होता है। अब जो एनिमल की जो बॉडी होती है वो एक तरीके से काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट, आप खुद लगा के चल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मानो ये एक हमारे पास एक एनिमल है, अब बाहर की तरफ से धीरे 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 इस तरफ से भी, यानी कि हम एक फरो बना देते हैं। अब जाके ये बाहर से अंदर की तरफ से क्या होगा? ये वाली सेल अलग, ये वाली सेल अलग, यानी कि हमारे पास सेंट्रीपिटल ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे डिवीजन होगी, है ना। देखो ये पूरी एक सेल थी, अब इसमें ऐसे बाहर से अंदर की तरफ एक फरो बन गया है। क्लियर? अब प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट का केस काफ़ी अलग होता है। प्लांट की बॉडी काफ़ी टफ होती है, रिजिड होती है ना, हम सब ने देखा है। सो मान लो ये प्लांट की बॉडी है, अब हम बाहर से तो आरी से हम उसको कट करेंगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या होता है? खुद प्लांट की जो बॉडी है अंदर एक प्लेट बनती है। ठीक है, सेल प्लेट बनती है, वहाँ से अपने आप यानी अंदर से बाहर की तरफ ऐसे ऐसे होगा, जिसकी वजह से ये वाली सेल इधर, ये वाली सेल इधर। क्लियर? इसका मतलब हमारे पास एनिमल के अंदर अलग होता है, प्लांट के अंदर अलग होता है। तो प्लांट के अंदर अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल, और एनिमल के अंदर
बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो देखो एनिमल सेल के अंदर हमारे पास एक फरो की अपीयरेंस दिखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये फरो क्या करता है, डीपन होता जाता है धीरे धीरे और सेंटर में जाके ज्वाइन कर देता है साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से डिवाइड हो जाता है। क्लियर। अब प्लांट के अंदर हमारे पास एक अलग से इनएक्सट्रेबल सेल वॉल हमारे पास होती है ही। अब क्या होगा, वहाँ पे मेरे को बनवानी पड़ेगी सेल प्लेट। सो धीरे धीरे क्या होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होगी। कैसे, ये मानो बॉडी है, बीच में ऐसे सेल प्लेट बनती जाएगी, ठीक है, सेंटर से, फिर वो बाहर के पेरीफेरी एरिया को वहाँ पे वो कवर अप करेगी, फिर जाके सेल प्लेट हमारी पूरी की पूरी सेल को अलग अलग कर पाएगी। यानी एक सेल इधर आ जाएगी, एक सेल इधर आ जाएगी। क्लियर। तो देखो फॉर्मेशन होगी न्यू सेल वॉल की विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर नोन एज सेल प्लेट। ठीक है, तो जैसे ही सेल प्लेट बनेगी जिसकी वजह से मेरे पास अलग 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 सेल हो जाएंगी। क्लियर। अब ये सेल प्लेट कहाँ होती है, जहाँ पे मिडिल लैमेला था हमारे पास। मिडिल लैमेला कहाँ था, हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, सो मिडिल लैमेला दो वॉल्स को कनेक्ट करता है, उनके बीच में प्रेजेंट रहता है मिडिल लैमेला। क्लियर। अब सुनो, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था ना, इसके साथ साथ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये भी डुप्लीकेट हो गए। यानी कि इस सेल में से हमारे पास क्या हुआ, ये सारी दोनों चीज़ें दोनों सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो गई। क्लियर। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी, प्लास्टिड का भी। अब कभी कभी क्या होता है किसी किसी केस में, लाइक हमारे पास नारियल होता है ना, कोकोनट होता है, कोकोनट का जो वाटर है वो केस क्या है, वहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, लेकिन हमारे पास वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंक्शम, है ना। तो जो कोकोनट के अंदर जो पानी भरा रहता है ना, वो क्या है, वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो गई लेकिन उनके बीच में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ। सो उस केस के अंदर हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, सिंक्शम। ठीक है, सो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन दिखती है। क्यों, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हो गई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। सो ये केस होता है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। क्लियर। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की। देखो माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन आप कुछ भी कह दो, होती तो वैसे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कुछ लोअर प्लांट्स भी हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जिसके अंदर वो खुद तो हैप्लॉइड है लेकिन वो अपनी बॉडी की डिवीजन करते हैं माइटोसिस के थ्रू। क्लियर। इसके अलावा माइटोसिस हमारे पास डिप्लॉइड सेल्स बनाती है, डिप्लॉइड डॉटर सेल, है ना। 2n था नंबर, उसका भी क्या होगा, 2n होगा। 46 क्रोमोसोम आपके अंदर है, 46 से प्रजननी के अंदर होंगे। क्लियर। अब 46, अब आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर। ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो भी क्यों हो रही है, माइटोसिस की वजह से हो रही है। अब जैसे कि हमारे पास जाइगोट होता है जो कि होता है सिंगल सेल। ठीक है। अब इस जाइगोट की वजह से एक पूरा का पूरा एक इंसान बन रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी सेल्स के अंदर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। क्लियर। सो वहाँ पे बार बार सेल डिवाइड कर रही है। क्लियर। अब सेल डिवीजन होती क्यों है, सुनो, मान लो ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, अब जिससे क्या होगा, इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म का रेशियो और न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हमें सेल डिवीजन करनी पड़ती है। ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमें न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करते हैं, इसलिए हमारे पास सेल डिवीजन करी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सेल रिपेयर। मान लो आपके यहाँ पे इस पोर्शन में चोट लग गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले टिश्यू यहाँ पे डैमेज हो गए। अब जो साथ वाली जो सेल्स होंगी वो सेम माइटोसिस करके वापस से यहाँ पे इस जगह को भर देंगी। ठीक है। आपके जो वोंड्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तो सेल रिपेयरिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं माइटोसिस। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास जो अपर लेयर की जो एपिडर्मिस हो गई, हमारे पास गट की लाइनिंग हो गई, ब्लड सेल्स हो गए, इनको ना बार बार जरूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की। सो वहाँ पे भी माइटोसिस बहुत मदद कर रही है। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा होगा घास होती है हमारे पास। अब घास को तो बार बार हमारे पास जो होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह वो खा जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से वो ग्रो हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन होती है, लाइक एपिकल और लेटरल कैम्बियम। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट की कंटिन्यू ग्रोथ होती है पूरी लाइफ के अंदर। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। अब सुनो, अब मियोसिस एक्चुअल डिवीजन है जहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा। ठीक है। सो देखो हमारे पास
पेरेंट्स होते हैं 46 क्रोमोजोम, इधर मदर इधर फादर, वो भी कितना है 46 क्रोमोजोम। आप में भी कितने हैं 46, इसका मतलब कुछ ना कुछ आधा हुआ होगा, है ना। सो हमारे पास जो 46 क्रोमोजोम को मैं 2n लिख रही हूँ, ठीक है, इधर भी 46 को 2n। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनको हाफ कर दिया, यानी 46 का मैंने आधा कर दिया 23, सेम इधर भी 46 का आधा कर दिया 23, ठीक है। अब ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे 46। इसका मतलब मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर रिड्यूस होता है किसका, क्रोमोजोम का। सो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तब जाके आप देखो, पहले डिप्लॉयड फेज था, ठीक है, फिर हैप्लॉयड फेज, फिर वापस से जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, आपके जो गैमीट्स है ना, ओवम स्पर्म, जैसे उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, हमारे पास वापस से क्या निकल के आया, डिप्लॉयड फेज। क्लियर। इसका मतलब भाई हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है ना ऑफस्प्रिंग का, किसके थ्रू, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमीट्स का, ठीक है। सो वहाँ पे हैप्लॉइड सेट होते हैं हमारे पास क्रोमोजोम के। क्लियर। इधर से भी 23, इधर से भी 23, तब जाके मेरे पास डिप्लॉइड सेल बनती है, यानी कि 2n का ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। सो इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या आता है, हैप्लॉइड फेज है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट्स का, वापस से क्या आएगा, डिप्लॉइड फेज निकल के आता है। सो इसमें मियोसिस की मदद से हमारे पास हैप्लॉइड गैमीट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब देखो मियोसिस, माइटोसिस के अंदर हमारे पास माइटोसिस एक ही थी ना, वहाँ पे माइटोसिस 1 थी ना, वहाँ पे माइटोसिस 2 थी। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस 1 और देन मियोसिस 2, यानी कि यहाँ पे दो फेज होते हैं मियोसिस के, दो साइकिल होती है। कैसे भाई, सेम वही फेज होंगे जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के लिए आप बोलोगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। क्लियर। मियोसिस सेकंड के लिए क्या करोगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, यानी कि इधर फर्स्ट फर्स्ट लगा दो, इधर सेकंड सेकंड लगा दो। क्लियर। सो देखो, मियोसिस के अंदर दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है न्यूक्लियर सेल डिवीजन की, जिसको बोलते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही साइकिल है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्लियर। मियोसिस 1 कब स्टार्ट होती है, जैसे ही पेरेंट्स के क्रोमोजोम ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है। पहले होमोलोगस क्रोमोजोम समझा देती हूँ। यहाँ पे एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये एक ये क्रोमोजोम, दूसरा ये, तीसरा ये, चार, ये तो टोटल 4 हुए, नहीं। यहाँ पे सेंट्रोमियर हमारे पास एक है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है, तो एक और एक कितने हुए, 2। तो क्रोमोजोम भी कितने हैं, 2। अब इनको होमोलोगस क्रोमोजोम मैंने इसीलिए कहा, मान के चलो इसका काम भी आपकी जो आई कलर है उसको ये मेंटेन कर रहा है, सेम इसका भी यही फंक्शन है, ठीक है। सो जब फंक्शन सेम होता है उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। अब सुनो, ये जो सेंट्रोमियर है ये दो सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़ के रखता है, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। अब ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। क्लियर। सिस्टर क्रोमैटिड यानी कि दोनों एक ही घर से, यानी इनके पास डीएनए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इधर भी एक क्रोमोजोम है, उस पर भी एक येरी बहन, एक येरी बहन, यानी ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है। क्लियर। इसके पास भी अपना खुद का डीएनए है जो कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाली और ये वाली तो बहनें नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का यहाँ पे नाम क्यों लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स से बच्चा जो आया हमारे पास, जो ऑफस्प्रिंग आई, वो सेम तो नहीं होते पेरेंट्स से, हम लोग बिल्कुल मतलब एक तरीके से तो नहीं आइडेंटिकल कॉपी निकल के आ गई हो, जीरोक्स तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग हुई है किसकी, गैमीट्स की। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, जो मिक्सिंग हुई है, वो हुई कहाँ है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। कैसे, देखो ये खुद सिस्टर क्रोमैटिड है, इनके पास तो अपना सेम है ना, कुछ अलग तो नहीं है, इसके पास भी अपना सेम है। लेकिन अगर ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड यानी इस क्रोमोसोम का सिस्टर अगर कुछ यहाँ पे शेयर कर दे, और ये वाला अगर अपना मटेरियल कुछ यहाँ शेयर कर दे, कुछ जेनेटिक मटेरियल, तो वेरिएशंस आती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे। क्लियर। सो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियर। तो टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। कैसे, सुन लो मेरी बात। एक सेल ये, एक सेल इसने यहाँ पे 2 सेल बनाई, ठीक है। फिर ये वाली भी 2 सेल्स बनाएगी, ये वाली भी 2 सेल्स बनाएगी। टोटल कितने निकले हमारे पास, ये 4 निकले, जो कि क्या है, हैप्लॉइड, यानी इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है, रिड्यूस्ड है, कम हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं हमारे पास जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट से। अब पहले मेरी बात सुनो, जैसे माइटोसिस में 4 केस है, सेम मियोसिस में भी 4 केस होंगे। प्रोफेज 1,
मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। प्रोफेज काफ़ी लंबा फेज होता है, लेकिन डरना नहीं है, इसमें टोटल 5 फेजेस आते हैं, इसके अंदर भी खुद। मेटाफेज सेम वही होगा, हमारे पास मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगी चीज़ें। एनाफेज में क्या होगा, एक इधर की तरफ भागेगा, एक इधर की तरफ। टीलोफेज में क्या होगा, दो दो सेल्स बन जाएंगी। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सबके अंदर सेम होगा, चाहे वो मियोसिस 1 हो या फिर मियोसिस 2 हो। क्लियर। प्रोफेज में समझो क्या होता है। प्रोफेज के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्लियर। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे, सुनो। लिप्टोटीन का मतलब है हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है, धागे की तरह है, सजना संवरना उसने स्टार्ट किया नहीं है अभी तक, ठीक है। सो इसको ऑर्डर मिलेगा भाई लिप्टो प्लीज, अब जाके ये क्रोमोजोम की शेप लेना स्टार्ट करेंगे, तो लिप्टोटीन के अंदर सिर्फ इतना होता है। क्लियर। देन है जाइगोटिन। अभी मैंने आपको अभी लास्ट पेज में समझाया कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम निकल के आते हैं, तो जाइगोटिन के अंदर हमारे पास होमोलोगस क्रोमोजोम आएंगे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड आ गई और ये आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, एक ये ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, फ्रेंड्स को मान के चल लो, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग बन गई इनके बीच में, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, साइनेप्स होगा। क्लियर। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास बातें स्टार्ट हो जाएंगी फ्रेंड्स के बीच में। अब यहाँ पे टेट्राड बाईवेलेंट कुछ समझा रखा है, पहले बाईवेलेंट समझ लो, एक ये क्रोमोजोम, एक ये, कितने हो गए बाईवेलेंट। टेट्राड क्या होगा, एक क्रोमैटिड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो टोटल कितने हो टेट्राड कंडीशन है। क्लियर। पेकाइटिन, अब देखो हमारे पास बहनें मिली हैं, एक तो ये है, एक ये है, क्या होगी हमारे पास, चुगली स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा बहुत अपना मटेरियल इधर एक्सचेंज करेगी, थोड़ी बहुत बातें, ये वाली इधर एक्सचेंज करेगी अपनी चीज़ों को। तो पेकाइटिन के अंदर पकना स्टार्ट हुआ है, चुगली करनी स्टार्ट हुई, यानी कि एक्सचेंज हुआ है किसका, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है पेकाइटिन के अंदर। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो, देखो लिप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सदन सवन स्टार्ट किया। जाइगोटिन में क्या हुआ, बस दो बहनों का एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया, एक दूसरे से एक बॉन्ड बन गया, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। चाहे लिप्टोटीन हो या जाइगोटिन हो, दोनों के दोनों शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये इनका ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है एज कम्पेयर टू पेकाइटिन। अब देखो बातें होंगी तो वो तो 2-3 घंटे काफ़ी टाइम तक होने वाली हैं। सो पेकाइटिन का जो फेज़ होता है वो काफ़ी लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू डिप हमारे पास जो स्टार्टिंग के फेज़ हो गए जाइगोटिन और लिप्टोटीन। क्लियर। देन है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिख रखा है मैंने, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि थोड़ा मटेरियल इसके पास, थोड़ा इसका मटेरियल इसके पास, यानी कि एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। क्लियर। डिप्लोटीन, अभी अब हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ पे हम तैयारियां करनी स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, अब सुनना, ये एक मैंने यहाँ पे क्रोमोजोम बनाया, सेम यहाँ पे मैंने एक क्रोमोजोम बनाया। अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे इसका मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इसका यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, इनके बीच में क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। तो यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं चियाज़मेटा। सो डिप्लोटीन के अंदर क्या हुआ, ये जो बहनें थी, एक इधर वाली एक इधर वाली, इनके बीच में क्या हुआ, एक्स शेप्ड चियाज़मेटा का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। क्लियर। डाइकाइनेसिस, यानी कि अब दोनों को अलग 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 कर दो, यानी कि जो चियाज़मेटा था ना एक्स शेप्ड, उसको तोड़वा दो, कनेक्शन तोड़वा दो, ठीक है। सो अब क्या हुआ, देखो अब ये ब्लू कलर का मैंने बनाया था, देखो ब्लू वाले का कुछ मटेरियल इस पे आ गया। क्लियर। ये मैंने रेड का बनाया था, अब देखो इसका सब्सटेंस कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल इसके पास आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास अच्छी तरीके से एक्सचेंज हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और प्रोजेनी में काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे चियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। सो प्रोफेज 1 आई होप समझ में आया, तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोफेज 1 हमारे पास मियोटिक डिवीजन का पहला होता है फेज, ये काफ़ी टिपिकली लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर भी 5 फेज है, लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे, अभी तो धागे की तरह थे ना, अब ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देन सेकेंड फेज आता है प्रोफेज फर्स्ट का, जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे, किसके साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे ना, तो उनके बीच में क्या बनेगा, साइनेप्सिस बनेगा। सो एक फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रक्चर की, यानी कि एक बॉन्ड की, जिसको बोलेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें मैंने बाइवेलेंट टेट्राड 2 कंडीशन समझाई थी। देखो कॉम्प्लेक्स बन गया है पेयर का, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हो गए, 2 आ गए, तो उसको बोलेंगे बाइवेलेंट। टेट्राड मैंने आपको ऐसे ऐसे करके समझाते थे, टेट्राड कंडीशन ये थी, ठीक है। अब ये दोनों फेजेस हमारे पास शॉर्ट लिव्ड होते हैं एज कम्पेयर टू पेकाइटिन, ठीक है।
पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 क्रोमेटिड थे, दिख ही रहे थे, ठीक है। अब हमें वो टेट्राड की तरह दिखने लगेंगे। अब इनके बीच में होगी रिकॉम्बिनेशन, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। कैसे? ये मेरे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड ये थी, एक ये थी, ठीक है। दोनों तो इनके पास खुद का तो डीएनए है, इसके पास अपना है, इसके पास अपना, कुछ अलग तो नहीं है। तो अब क्या होगा, अब इसका डीएनए इसके पास आएगा और इसका डीएनए इसके पास जाएगा, यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? अब ये काफ़ी इंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होती है, सो हमें इंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्लियर? क्रॉसिंग ओवर आगे करती है रिकॉम्बिनेशन। भाई हमने क्या किया, एक तरीके से रिकम्बाइन किया ना चीज़ों को। इसका इसका थोड़ा सब्सटेंस इसके पास आया, इसका थोड़ा मटेरियल इसके पास आया, सो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। क्लियर? देन हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अब क्या होगा, दोनों को जुदा कर दो, डिसोल्यूशन कर दो, किसका, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे जो चियासमेटा बनेगा ना, अब बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा चियासमेटा। ये देखो, ये रहा चियासमेटा। तो अब बॉन्डिंग टूट गई है। अब तुमने क्या किया, बॉन्ड क्या, अब तुम लोगों ने बिल्कुल मटेरियल पूरा एक्सचेंज ही कर दिया है, इधर की उधर बात कर दी है, ठीक है। सो डिप्लोटीन के अंदर ये होता है। कभी कभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, oocytes के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन महीनों तक चल रहा होता है, फिर सालों तक चल रहा होता है, तो वो एक एक्सेप्शन दे रखी है। देन है डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, चियास मेटा का जो बना था एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, उसको टर्मिनल करवा दो, उसको ख़त्म करवा दो, वहाँ पे रुकवा दो। अब हमें पूरी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है हमारे क्रोमोजोम्स की, अब हमें और नहीं करानी है, ठीक है। क्रोमोजोम फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब वो तैयार हैं आगे सेपरेट होने के लिए। न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो गया है। वैसे सेम है कंडीशन जैसे वहाँ थी प्रोफेज में। माइटोसिस में क्या था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होने लगा था, है ना। क्रोमोजोम ने सदन सवाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई ये बस बीच में कुछ ना कुछ क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसकी वजह से 4-5 फेजेस हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं। क्लियर? मेटाफेज 1 में क्या हुआ, अब जो जो एक क्रोमोजोम थे, अब देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, समझोगे आप अच्छे से। देखो ये प्रोफेज 1 है। अब प्रोफेज में क्या हुआ, हमारे पास क्रोमोजोम अच्छे से फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोजोम थे, स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर की मदद से, इनकी काइनेटोकोर की मदद से इनको सेंटर में लाना चाहा। मेटाफेज पे आके ये लोग अरेंज्ड हो गए, ठीक है। सो मेटाफेज प्लेट गिरी। एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमोजोम सेपरेट नहीं होती हैं, बहनें थोड़े ना सेपरेट होंगी। तो ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा, ठीक है। देखो इनकी आर्म्स पीछे की तरफ है और सेंट्रोमियर का मुंह किधर है, सेंट्रियोल की तरफ है, ठीक है। इसका भी जो सेंट्रोमियर का मुंह किधर है, सेंट्रियोल की तरफ। आर्म्स किधर है, पीछे की तरफ है, ठीक है। टीलोफेज में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, ये सेल यहाँ उठ के आ गई, इसके पास भी बन जाएगा, ये सेल यहाँ उठ के आ गई, ये है टीलोफेज। तो हमारे पास 2 सेल्स निकल के आएंगी जिसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल, है ना। तो अब देखो मेटाफेज 1 में क्या बोला भाई, बाइवेलेंट क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं, स्पिंडल फाइबर निकले हैं। क्या किया उन्होंने, काइनेटोकोर को पकड़ के उनको सेंटर में लाना चाहा। क्लियर? अब देखते हैं अपने पास एनाफेज। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड साथ मिलके ही रहेंगी, ठीक है। टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो भी न्यूक्लियर था वो वापस से आने लगा है, जबकि पहले क्या होता है स्टेज में हमारे पास, प्रोफेज में वो चीज़ें खत्म होने लगती हैं, यहाँ पे वापस से चीज़ें दिखने लगी हैं। इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज यहाँ पे बनने लगा। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जैसे ही सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, अब क्या करवा दो, साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स निकल के आएंगी, सो बोलेंगे डायड ऑफ सेल। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है इंटरकाइनेसिस। अब ये इंटरकाइनेसिस क्या है, 2 माइटोसिस के बीच का फेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। क्लियर? लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यहाँ पे कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद हमारे पास प्रोफेज सेकेंड स्टार्ट होता है। तो देखो अब आ गया है प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस 2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हकीकत में 2n से n बनने वाला है। क्लियर? तो देखो मियोसिस 2 को पहले फिर दोबारा से डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, एक सेल थी, एक सेल ने कितनी सेल बनाई, 2, ठीक है। अब मेरे पास एक सेल से 2 सेल बन गई, अब ये 2 सेल वापस से हमारे पास 4 सेल बनाएंगी। तो ये है मियोसिस 2, जहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स निकल के आती है, जिनका नंबर क्या होता है, हाफ होता है क्रोमोजोम का, ठीक है। सो प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट डिसअपियर होने लगी है, ठीक है। प्रोफेज में तो हम वही सब जानते हैं। मेटाफेज में क्या हुआ, इन सेंट्रियोन ने किसको पकड़ा है, काइनेटोकोर को, कहाँ पे ला के रख दिया है, मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है। फिर क्या होगा,
काइनेटोकोर इसको अपनी तरफ खींचेगा एनाफेज के अंदर, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रोमोजोम हमारे पास यहाँ पे दिखा रखा है, स्प्लिटिंग हो गई सेंट्रोमियर की। टीलोफेज में क्या होगा, इसकी तरफ यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो ये वाली इधर आ गई, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ये वाली सेल इधर आ गई, सेम यहाँ पे बनेगी, ये वाली सेल्स इधर, इस यहाँ पे बनेगी ये सेल्स इधर। सो टीलोफेज के अंदर क्या हो गया हमारे पास, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे फॉलो होगी। क्लियर, तो अब देखो, अब पढ़ लेते हैं एक बार इसको। प्रोफेज सेकेंड में मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 2 सेम हमारी नॉर्मल माइटोसिस की तरह जैसे वहाँ पे था। प्रोफेज में वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, सारे ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम जो थे वो फुली कंडेंस्ड मतलब धीरे धीरे बनने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, सो क्रोमोजोम धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है। मियोसिस सेकंड की बात करूँ तो क्रोमोजोम जो थे वो इक्वेटर पे आना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। कैसे, माइक्रोट्यूब्यूल थे, उन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर मारे, एक तरीके से जाले की तरह फेंके, काइनेटोकोर को उन्होंने पकड़ा और उसको सेंटर में लाके अरेंज कर दिया है। एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, अब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो क्रोमोजोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ भागने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टनिंग हो जाएगी माइक्रोट्यूब्यूल की। टीलोफेज में क्या होगा, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज सेकंड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास, न्यूक्लियर एनवेलप निकलने दिख जाएगा हमारे पास। देखो दो थी, टोटल कितने बनेंगे, 4 हमारे पास, 2 सेल से कितने बन गए, टोटल 4। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी टेट्राड सेल्स की। सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस में क्या हुआ हमारे पास, पहले क्रोमोसोम नंबर नए, जैसे पेरेंट्स थे उनका एंड हुआ, इधर भी क्या पेरेंट्स नंबर 2 उनका भी क्या हुआ, एंड हुआ, फिर दोनों जुड़े, फिर बना हमारे पास सेम जो पहले था पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर, वही सेम हमारे अंदर रहा। सो कंजर्व रहा। ठीक है, किसके अंदर होती है मियोसिस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, कैसे रिडक्शन होता है भाई क्रोमोसोम का, अगर 46 तो क्या हो जाएगा 23, इधर भी 46 तो क्या होगा 23, फिर जुड़ के क्या वापस से बनेगा प्रोजेनी के अंदर 46 बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है हमारे पास, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर करवाई ना अभी आप लोगों ने, थोड़ा इसके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, थोड़ा इसके यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, सो उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, हम लोग काफी अलग अलग दिखते हैं, वेरिएशंस आती है जो कि यूजफुल होती है इवोल्यूशन के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।